जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका आज के कार्यक्रम में। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। लंबी है वीडियो, लेकिन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आएगी कि भारत के साथ हो क्या रहा है और भारत के साथ होने क्या जा रहा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 1970s में शुरू होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने एम्बिशन, अपनी सत्ता की जो हवस है, उसको भूख भी नहीं कहेंगे, सत्ता की जो हवस है, उसके लिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी ने, एक पर्टिकुलर परिवार ने, गांधी परिवार ने इस देश के साथ क्या किया है आपको पता चलेगा। राहुल गांधी अमेरिका गए, हमने उसके ऊपर कार्यक्रम भी किया था परसों सुखी चहल के साथ। उन्होंने कहा कि भारत में सिखों को जो है हाथ में कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, सिर पे दस्तार नहीं लगाने दी जाएगी, पगड़ी नहीं पहन सकते सिख, और गुरुद्वारे नहीं जाने देंगे सिखों को। राहुल गांधी ने ये बात क्यों बोली है? अमेरिका में जाके क्यों बोली है? इंडिया में क्यों नहीं बोलते? अमेरिका में ही क्यों बोली है? ये बात बोल दी तो इस समय क्यों बोली है? टाइमिंग क्यों चूज की उन्होंने? और किसके हाथों में खेल रहे हैं राहुल गांधी? कौन उनको बोल रहा है ये सब बोलने के लिए? कहां से उनको एश्योरेंसेस मिली हैं कि आप ये सब बोलिए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं? ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और प्ले होगा। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, RNAW के फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी थे, नंबर 2 रॉ में, GBS सिद्धू। उनकी ये किताब है द खालिस्तान कंस्पिरेसी। द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर RNAW ऑफिसर अनरेवल्स द पाथ टू 1984। उन्होंने ये किताब, बहुत अच्छी किताब है, आप सभी खरीदिए, पढ़िए। उनके साथ मैंने 3-4 साल पुरानी मेरी उनसे एक बातचीत है। वो बातचीत की वीडियो भी मैं आज इस वीडियो के, मेरे वीडियो के खत्म होने के बाद मैं प्ले करूंगा। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपको उसके बाद खालिस्तान से संबंधित कुछ भी जानने की, कहीं भी कोई वीडियो देखने की, कुछ भी गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति है GBS सिद्धू, जिसने, जब खालिस्तान सिर्फ कागजों पे था, लोगों के दिमाग में था, चंद लोगों के, तब से वो खालिस्तान को डील किया उन्होंने। जब खालिस्तान का नाम इस देश की मीडिया ने भी नहीं सुना था, भारत के जो एम्बेसडर्स थे, जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने भी खालिस्तान का नाम नहीं सुना था, तब से वो खालिस्तान को देख रहे हैं, खालिस्तान को काउंटर कर रहे हैं। उनको सब कुछ पता है। उन्होंने इस किताब में सब कुछ लिखा है कि खालिस्तान का मूवमेंट कैसे खड़ा हुआ, भिंडरा वाले को किसने पैसे दिए, भिंडरा वाले को क्यों खड़ा किया गया। ये सारे की सारी डिटेल्स हैं इस किताब में। और इस वीडियो में, जो हमारी वीडियो के बाद जो प्ले होगी, जो मेरे उनके साथ बातचीत है, उसमें भी उन्होंने खुल के बताया है। एक एक व्यक्ति का नाम लिया है उन्होंने, किसने क्या क्या रोल प्ले किया। खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, रॉ के भी जो लोगों ने उनसे जो जो बातें कही, उन्होंने वो सारी भी चीजें बताई हमको, बिल्कुल सब कुछ डिटेल में खोल के बताया है। और अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आप कम से कम अपने जीते जी कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। आप कितने भी बड़े कांग्रेस सपोर्टर हो, मैं ये दावे से कहता हूं। और अगर पंजाब के व्यक्ति ने देख लिया तो पंजाब का व्यक्ति तो कभी भी जीवन में वोट नहीं देगा कांग्रेस को। अगर दिल्ली वालों ने देख लिया तो दिल्ली वाले तो कभी भी वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। एक वोट नहीं पड़ना सिखों का, स्पेशली सिखों का, और हिंदुओं का तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस खालिस्तान का जो एक बहुत बड़ी जो प्राइस पे की है, जो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वो हिंदुओं ने चुकाई है पंजाब के। वो पूरा का पूरा मूवमेंट हिंदुओं को मरने दिया गया, हिंदुओं को मरवाया गया, ताकि हिंदू डर के कांग्रेस पार्टी को वोट दे। अगर कांग्रेस नहीं आई तो ये पंथिक पॉलिटिक्स वाले हमें खा जाएंगे। पूरी डिटेल में आपको वो पता चलेगा। लेकिन आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी का पेट नहीं भरा, इस परिवार का पेट नहीं भरता। 84 में इतने लोग मर गए, खालिस्तान की मूवमेंट में इतने हिंदू मरे, इतने सिख मरे, इनका पेट नहीं भरा। अब इनको वो मूवमेंट दोबारा चाहिए। खालिस्तान का जो सबसे बड़ा आतंकवादी आज की डेट में दुनिया में है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने अपने सपोर्ट में लेटर इशू किया राहुल गांधी के सपोर्ट में। उसने चिट्ठी लिख करके सपोर्ट किया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा और हम इसको एंडोर्स करते हैं। हम भी तो यही कहते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। हमने तो अपने परसों के कार्यक्रम में कहा था, उसमें मैंने एक पॉइंट उठाया, मैंने कहा ये तो खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है कि ये हिंदुस्तान में जो सिख गुलाम है, हिंदुस्तान में सिखों को जो बहुत प्रॉब्लम है। पन्नू ने लेटर इशू करके उस पर मुहर लगा दी हमारी बात पे। पन्नू कह रहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी जी, हम इनको सपोर्ट करते हैं। सोचिए जरा किसका एजेंडा चला रहा है राहुल गांधी। पिछले 1 साल में 4 बार जेक सलीवन अमेरिका कहने से इंडिया आके जा चुका है, 4 बार। डोनाल्ड लू तो मेरे ख्याल से हर दूसरे महीने आया रहता है। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो वो दिल्ली में बैठा हुआ है। डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू वो है जिसने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया, रजीम चेंज कराया।
जिसने पाकिस्तान में रेजीम चेंज कराया, इमरान खान की सरकार गिराई, वो इंडिया जो है हर दूसरे महीने आया रह रहा है। चेन्नई आता है, अमेरिका से सीधा चेन्नई और चेन्नई से सीधा बाहर, दिल्ली नहीं। दिल्ली आया है तो सीधा दिल्ली आया, दिल्ली से वापस जा रहा है। दिल्ली आया है तो सीधा दिल्ली आया, अब दिल्ली से वापस जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों आ रहा है बार बार, और ये किस लिए आ रहे हैं? जेक सलिवन बार बार पन्नू के सो कॉल्ड असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट था उसके ऊपर आ रहा है कि आपके यहां पे ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको दो, इनके खिलाफ एक्शन लो, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब कनाडा में क्या गैंग वॉर नहीं होती है? कनाडा में तो जितनी गैंग वॉर होती है उतनी तो इंडिया में नहीं होती। अभी एक हफ्ते पहले एपी ढिल्लों, एक सिंगर है पंजाबी, उसके घर पे गोली चल गई वहां वैंकूवर में। अमेरिका में तो गैंग वॉर, गोल्डी ब्राड गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, फलाना गैंग, ढिकाना गैंग, खालिस्तानियों के अपने गैंग वॉर ही तो चल रही है कनाडा में। और हो क्या रहा है? तो अगर एक निज्जर मर गया तो उसके ऊपर पूरी 5 आइज इकट्ठा हो गई। पन्नू का सो कॉल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट जो कि फॉइल कर दिया इन्होंने, उसके ऊपर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूक्रेन की लड़ाई छोड़ के, चाइना को छोड़ के, साउथ चाइना सी छोड़ के बार बार इंडिया के ऊपर आके प्रेशर डाल रहा है। क्यों डाल रहा है भाई? क्यों डाल रहा है? खालिस्तान इतना क्यों? वो भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। खालिस्तान 1970 से अमेरिका के सेनेटर्स जो है इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे। डे 1 से खालिस्तान जो है वो CIA का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट वो भले ही कांग्रेस पार्टी ने बनाया एक हवा खड़ा करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर लैच ऑन करके उसको अपनी एसेट बनाना और फिर उसको यूज करना, उसको इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए इन अ लॉन्ग रन। CIA ने मौका देखा, CIA को ये मौका किसने दिया? इसी गांधी फैमिली ने दिया, इसी नेहरू फैमिली ने दिया। तो अमेरिका की धरती पे बैठ के तो बात करेंगे ही ना, वो खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा पुल करेंगे ही। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करना चाहता, इसके ऊपर मैं डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि जो GBS सिद्धू के साथ जो मेरी बातचीत है, जो पुराने रॉ के ऑफिसर है, ये पूरी की पूरी वीडियो आप जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि और सिद्धू साहब वो है, अगर भारत में आज अगर सिक्किम भारत का हिस्सा है तो उनकी वजह से है। एक यंग ऑफिसर के तौर पे उन्होंने ऑपरेशन लीड किया था रॉ का, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। सिक्किम का भारत में विलय कराया सिंगल हैंडेडली। क्रेडिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ही कैबिनेट मंत्री सोरेन सिंह के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, गुरसिख हैं। आप ये वीडियो देखिए और हर उस कांग्रेसियों को भेजिएगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। हर उस लिबरल इंसान को भेजिए जो बोलता है कि बीजेपी जो है वो कम्युनल है और फलानी पार्टी है और RSS तो ऐसी है। उनको ये जरा ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप जिन जिन भी फैमिली ग्रुप्स में ऐड हैं, आपके व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जहां जहां आप हैं, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक आप उन चैनल्स पे, उन फैमिली ग्रुप्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और आप हमें सपोर्ट जरूर करिए। ये वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं और मैं कल पक्का आपसे कल फिर मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। कल मैं और आप मिलेंगे और आपको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या चल रही है भारत के खिलाफ, और वो बहुत डिटेल में वीडियो होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। आपको खालिस्तान के ऊपर कभी भी लाइफ में कुछ भी गूगल करना, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी की पूरी वीडियो अपने आप में पूरा का पूरा खालिस्तान एक्सप्लेनर है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक आदमी को खालिस्तान की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, भिंडरां वाले को कांग्रेस जो है उठा रही है, मगर कोई इनकी बात सुन नहीं रहा, कोई असर नहीं था। तो 79 तक जो है ना पंजाब में ना कनाडा में कोई बात नहीं कर रहा था पाकिस्तान उसकी खालिस्तान की। RNAW में और MEA में फ़र्क इतना होता है कि MEA को पता लगता है जब अखबारों में, TV में आने लग जाती है चीज़। RNAW को हमें कंसेप्चुअल स्टेज पे पता लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत चेंजेस हो रही हैं यहाँ, हिंदू और सिखों में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हिंदू आगे गुरुद्वारे में आते थे और जोड़ मेला समझते थे सोशल गैदरिंग, कि वो तो आ नहीं रहे, कम हो गए। तो पंजाब में बहुत गड़बड़ है और भिंडरां वालों को कुछ कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस वाले, और जो हिंदी या पंजाबी के अखबार हैं वो आपस में और बढ़ा रहे हैं लोगों को। अगली इलेक्शन जो है हम 85 की खालिस्तान भिंडरां वाले इशू पर जीत जाएंगे। संजय ने अपनी माँ को बताया था कि भिंडरां वाले खालिस्तान, भिंडरां वाले को यूज़ करेंगे एक्सट्रीमिज़म एक्टिविटीज़ इंस्पायर करने के लिए। वो खुद नहीं करता था, कहीं इनके बातचीत से लोग कुछ खुद बहक जाते थे। भिंडरां वाले ने आखिर तक कभी खालिस्तान नहीं मांगा। तो उन्होंने यही कहता था, अगर पूछते थे खालिस्तान चाहिए, वो कहता मैं नहीं मांगता, अगर इंदिरा गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा। तो इसलिए कि खालिस्तान का इशू शुरू करें तो कांग्रेसियों ने, खासकर जैल सिंह ने एक दल खालसा खड़ा कर दिया अगस्त 1978 में।
तो ओपनली खालिस्तान। गोल्डन टेम्पल के बाहर जा रहा था, वहीं मार दिया भिंडरांवाले के आदमी ने। 2 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, किसी को उठाने की हिम्मत नहीं। दरबारा सिंह वगैरह कहते रहे यहाँ पर कि साहब ये तो गुरु नानक निवास गोल्डन टेम्पल का हिस्सा नहीं है, तो इसको भेजो, ख़त्म करें। किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त सोल्यूशन हो सकता था, भिंडरांवाले पकड़े जाते, मगर पकड़े जाते तो 1.5 साल तो अभी इलेक्शन और थी, उसका क्या असर होता और कुछ ख़राब हो जाता। मैं जब वापस आया रास्ते में सोचा कि ये तो मुझे यूज़ कर रहे हैं कोई आदमी, ये एक फैमिली, एक पार्टी और एक इंडिविजुअल, इनका फ़ायदे के लिए मुल्क को गड़बड़ कर रहे हैं ये। इसमें देखिए असली जो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, वही जो है वन अकबर रोड ग्रुप। और पंजाबी में, हिंदी में भी यही कहावत होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसको कौन बचाएगा। जो कर रहे हैं खालिस्तान वाले, वो वही चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो मिसेस गांधी ने भिंडरांवाले से करवाई थी, अपना शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेम। आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, RNAW यानी रॉ के फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिस्टर GBS सिद्धू। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सिक्किम को जब भारत में मर्ज कराया गया तो उस ऑपरेशन को जो लीड किया था वो मिस्टर GBS सिद्धू ने किया था। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी जानी, बहुत सारी अनजानी अपॉइंटमेंट्स अपने करियर में मिस्टर GBS सिद्धू ने ली हैं। और एक किताब इन्होंने रिसेंटली, ये दूसरी किताब इन्होंने लिखी है, द खालिस्तान कंस्पिरेसी। हाल के दिनों में काफ़ी बात हो रही है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मिस्टर GBS सिद्धू से। तो वेलकम सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान कंस्पिरेसी के बारे में बातें बहुत होती हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, नैयर साहब ने भी लिखा है, बी रमन ने भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एनेक्डोट्स दिए हैं इसके बारे में। बट सर, ये जो आपने किताब लिखी है सर, इसके बारे में एक जो मुझे चीज़ स्पेशल लगी कि बड़ी ही फैक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि बिना रेफरेंसेस के आपने कोई चीज़ क्लेम कर दी हो। तो सर सबसे पहले मुझे सर ये बताइए, आपने ये किताब लिखी क्यों, और उसके साथ ही साथ सर आपका करियर जब शुरू हुआ RNAW में सर, वो कैसे हुआ? एक्चुअली वैभव, मैं 1964 IPS बैच का मेंबर था और वहाँ पर आबू से मैं बेस्ट ट्रेनी पास आउट हुआ 1965 दिसंबर में। और उसके बाद मुझे यूपी कार्डर अलॉट हुआ तो यूपी आ गया। यूपी में मैं 2 साल ASP कानपुर, 1 साल एडिशनल SP आगरा, 2 साल SP बाराबंकी और बीच में और जगह कई दफ़ा पोस्टेड रहा। तो जब वहाँ से मुझे फरवरी 1972 में आके RNAW ज्वाइन कर लिया मैंने। और तकरीबन 18 महीने ही हुए थे हमें RNAW में आए कि उस वक्त के जो फाउंडर सेक्रेटरी थे RNAW के, RN काओ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा गया कि तुम्हें सिक्किम एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ऑपरेशन है, दूसरा था वो, कि वो उसकी तुम्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं और हमें पता है तुम 9 साल 8-9 की सर्विस है, बहुत यंग हो, पर मुझे लगता है कि तुम उसको कर पाओगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि बांग्लादेश की लिबरेशन के बराबर क्या उसके बाद का हुआ, और विदिन 7-8 साल में RNAW बनने के बाद ये दूसरा ऑपरेशन हमें दे रहे हैं। तो मैं उस वक्त जो है इतना सोच के मैंने रोज़ डायरी लिखनी शुरू कर दी और वहाँ मैं गया मार्च 1973 में। तो वहाँ पर जो दबी हुई प्रो मर्जर और प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उनको खड़ा किया, इलेक्शंस को सुपरवाइज कराया, उनको जितवाया, और जो असेंबली हुई उसमें रेजोल्यूशन पास किए 2-3, बीच में 74 में जो है उसका एसोसिएट स्टेटस बनाया, और 75 में, मई 1975 में जो है मर्जर का रेजोल्यूशन पास हुआ, और सिक्किम जो है 36th जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हुई उसमें 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन गई। और ऑपरेशन हमने 2-3 आदमियों से ही मिल के किया, हमारे जूनियर थे 2, और चोग्याल को मैं मिलता था हर 1-2 महीने में तिब्बत और चाइना की इंटेलिजेंस देने के लिए, मगर उसको और उसकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को पता नहीं लगा कि मैं कर रहा था। वो हमेशा आखिर तक सोचते थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है। तो इतना खुफिया तौर पे किया, और मर्जर करने के बाद हमें जो है डायरेक्टली वहाँ से कनाडा भेजा गया, और कनाडा में ज्वाइन किया सितंबर 1976 में।
और 3 साल रहा वहाँ मैं, सितंबर 79 तक। बहुत इतना बड़ा कंट्री है, एक तरफ से दूसरी तरफ 5000 किलोमीटर, 6 डिफरेंट टाइमिंग्स। तो वहाँ मैं हर बड़े बड़े शहर में गया और लोगों से मिला। ऑटवा में मैं वहाँ टेम्पररी गुरुद्वारा था स्कूल के हॉल में, क्योंकि मैं पहले 2 साल जो है लेक्चरर रहा। 1962 जो एमए किया वहाँ से महिंद्रा कॉलेज के बाद, फिर रिपुदमन गवर्नमेंट कॉलेज नज़दीक किया पटियाला के नाभा में रहा। तो उस वक्त मैं ये पंजाब हिस्ट्री वगैरह का पढ़ाता था, तो उसको देख के गुरुद्वारे वालों ने मुझे जानते थे, वो बुला लेते लेक्चर करा के। तो उस पीरियड में मुझे टैक्सी ड्राइवर तक जानने लग गए। ABC टैक्सी के होते थे पंजाबी, वो कई दफ़ा तो मुझे चलना मुश्किल, गाड़ी रोकते, चलो जी छोड़ के आता हूँ। तो इतनी जानकारी हो गई कि सब जानकारी के बाद मुझे 3 साल में सिर्फ 2 आदमियों का नाम पता लगा जो खालिस्तान की बात किया करते थे। एक तो कुलदीप सिंह सोढ़ी था, जो अपने आप को काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान कहता था टोरंटो में। वो जगजीत सिंह चौहान का आदमी था और सब उसको जानते थे कि ये तो ISI का आदमी है, पैसे वहाँ मिलते हैं। और जगजीत सिंह चौहान को रिपब्लिकन जो सेनेटर्स थे US के, वो भी मदद करते थे। तो दूसरे आदमी जो हैं वो थे प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी। वो सडबरी के पास लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मगर वो ज़्यादातर धार्मिक टाइप के आदमी थे। मगर किसी तरह से उनको ये यकीन हो गया कि खालिस्तान बनने से ही सिखों का फ़ायदा होगा। तो ये कुलदीप सिंह सोढ़ी की कितनी वक़्त थी, वो 1-2 जगह हमने देखी कि एक मार्च 1979 में टोरंटो में कॉन्फ्रेंस हुई, सिख कॉन्फ्रेंस नाम था। तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि साहब आके लेक्चर करिए। तो मैं जब लेक्चर कर रहा था, बीच में 2 मिनट के बाद कुलदीप सिंह सोढ़ी बैठा था ऑडियंस में। उसने खड़ा होकर कहा कि मिस्टर सिंह जो हैं, ये तो मुरारजी की हिंदू गवर्नमेंट के एजेंट हैं, ये हमें सिखलाने की बजाय हमें बतलाएं कि पंजाब में सिखों का क्या हो रहा है। उसने ये 2 लफ्ज़ 3 बोले थे कि 4-5 यंग सिख जो ऑडियंस से थे, उन्होंने उसको कुर्सी से पकड़ा और बाहर लेकर निकाल दिया। तो इसका मतलब खालिस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उसी दौरान 2-4 महीने के बाद मैं कई दफ़ा लिख देता था कि गुरुद्वारे में ये कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जो इंडिया में कन्फ्लिक्ट है अकाली दल का, गाँव कांग्रेस का, इनका, वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं सोचता था कि ये समझाएंगे साहब कि वैसा मत करो वहाँ। तो मुझे मेरे जॉइंट सेक्रेटरी थे जो सुपरवाइज़ कर रहे थे, उनकी चिट्ठी आ गई कि डिपार्टमेंट गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक हमारे RNAW में भी कोई ऐसी डिवीज़न नहीं थी जो सिख एक्सट्रीमिस्ट को देखे या खालिस्तान को देखे। अगर कुछ होता तभी तो होती वो। और ये बाद में दिसंबर 1980 में बनी। और उसी पीरियड में मैं सिखों के और पंजाबियों से मिलता था वहाँ डिनर पे। पंजाब में क्या हो रहा है ये हमें पता लग रहा था जनरली, क्या पता वही नहीं पता कि कांग्रेस जो भिंडरा वाले को यूज़ कर रही थी अकालियों को दुखी करने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। उसी पीरियड में एक BG देशमुख साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी होम, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए। उन्होंने किताब है फ्रॉम पूना टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। वो बाई रोड गए वहाँ पर 79 के अखीर सेकेंड हाफ में, ज़िम्मेदारों से मिले, खेती लोगों मिले, लुधियाना में इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले, गोल्डन टेम्पल में गए तो यात्रियों से मिले, SGPC वालों। उन्होंने किसी एक आदमी को खालिस्तान की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, भिंडरा वाले को कांग्रेस जो है उठा रही है, मगर कोई इनकी बात सुन नहीं रहा, कोई असर नहीं था। तो 79 तक जो है ना पंजाब में ना कनाडा में कोई बात नहीं कर रहा था पाकिस्तान उसकी खालिस्तान की। तो जब मैं वापस आया तो RNAW के हेड क्वार्टर जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर वो साउथ ब्लॉक में बैठते थे। 3 ऑफिसर उनके साथ होते थे जो बहुत टॉप सीक्रेट ब्रांचेस को देखते थे। तो मैं अभी प्रमोट भी नहीं हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, 2-4 महीने के बाद हुआ। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्क दे दिया जो बाहर RNAW के यूनिट्स को कंट्रोल करना है। मैं मिस्टर गौरीशंकर वाजपेयी थे, हमसे 13 साल सीनियर। तो उन्होंने कहा कि संटूक साहब ने कहा है तुम आज ही मेरे से टेक ओवर करो चार्ज, मैं जाना है GSME में जाके सिक्योरिटी का। हैरान हुई कि मैं तो अब सबसे जूनियर, अभी DD भी नहीं। तो हम उनके संटूक साहब के साथ काम करते थे जब RNAW आए 18 महीने। तो हो सकता है उनमें मेरे में कुछ हो कि अच्छा आदमी है ये। तो इन दूसरी थोड़ी देर के बाद हमें वैकेंसी हुई लिएज़न का डेस्क, वो भी वही था। तो वो भी मुझे दे दिया एडिशनल, जिसमें से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से लिएज़न करना होता है। तो इन दोनों चीज़ों के कारण हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगा जिससे ये सारी स्टोरी बननी शुरू हो गई।
मगर इसमें कई चीज़ें कि सबसे पहले तो 1980 नवंबर में खालिस्तान सिख एक्सट्रीमिस्ट की ब्रांच बन गई, और जनवरी में 1-2 महीने के बाद मुझे कहा गया कि तुम एक्सटर्नल MEA को प्रपोज़ल भेजो कि 7 RNAW स्टेशन वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में खोले जाएंगे। सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा अभी। ये जो आपने ये जो चीज़ इस किताब में जब आपने मेंशन करी कि 1980 में अचानक आपको ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप 7 नई ब्रांचेस खोलें, उस समय आपने लिखा है कि वो 7 का प्रपोजल आपको बहुत ऑकवर्ड भी फील हुआ कि जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके लिए 7 नई ब्रांचेस क्यों खोली जाएं, और वो भी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। पहली चीज़ तो उस समय आपके दिमाग में क्या था, और दूसरी चीज़ इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि जब आपने वो प्रपोजल बना के भेज दिया तो जिन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने में महीनों सालों बीत जाते थे, वो इतनी जल्दी फटाक से वो कैसे एक्सेप्ट हो गए? तो ये मुझे भी बहुत हैरानी थी एक्चुअली कि जब मुझे संटूक साहब ने कहा कि ये करो, मुझे लगा कि भी कोई ज़रूरत है नहीं, किस लिए कर रहे हैं ये। तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि ऐसा लिखो कि खालिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रचार होने वाला है, लोग बोलेंगे, तो उससे पहले हम RNW के आदमी भेजेंगे ताकि वो तैयार हों बतलाने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस पीरियड में इंडिया में कुछ लोगों को जानता था जो 2-4 आदमी खालिस्तान की बात करते थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था अदरवाइज़। उनके जो बातें की थी मैंने 1.5 प्रपोजल बना के भेज दी, 1.5 और 4, क्योंकि ऐसा ना लगे मैं ही लिख रहा हूँ। 4 की प्रपोजल, एक उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर थे AK वर्मा, बाद में सेक्रेटरी बने, वो दूर बैठते दूसरी बिल्डिंगों में, तो उनसे 10 करवा के भेज दिया। तो हमें पक्का पता था ये होगा क्या। हमें तो एक PA की असिस्टेंट की पोस्ट लेनी मुश्किल होती थी, इतना बड़ा पुलंदा होता था कि 10 साल से लटके हुए हैं। मैंने कहा भेज देते हैं, आएगा तो है नहीं कुछ, तो है ही कुछ नहीं। मगर हैरानी ये हुई कि वो 1-2 महीने में सारी सैंक्शन होके आ गई। तो मैं बहुत खुश कि जो लोग इतने सालों से बड़े बड़े आदमी नहीं कर रहे, मैं जूनियर आदमी, मैंने इतने स्टेशन ले लिए। तो असली चीज़ उस वक्त भी नहीं पता लगी, जो हमें इसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मिडल ऑफ 1981, उस वक्त हम नई बिल्डिंग में चले गए थे जो लोधी रोड में है, CGO कम्प्लेक्स, हमारी सबसे पहले बिल्डिंग बनी। तो मुझे संटूक साहब ने कहा अब डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव जितने लोग हैं उनको तुम ब्रीफ करो कि खालिस्तान क्या चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे। तो इनके लिए अलग ब्रांच वो रामन ने बना तो ली थी, मगर रिपोर्टिंग आ नहीं रही थी बाहर कि अभी तो स्टेशन भी नहीं बने, आदमी थे नहीं हमारे पास, क्योंकि मोरारजी देसाई ने बहुत हैवी कट कर दी थी RNAW में, 1/3 लोग भेज दिए। अब आदमी कहाँ से लाएं ये 6 पोस्टों के लिए, तो उसलिए काफ़ी देर हो गई, 1 साल तक चलता रहा। और इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम जो पहला जो दूसरा आदमी भेजने वाले थे एक पोस्ट के अगेंस्ट, उस वक्त जो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बराबर होता है MEA में, मैंने नाम नहीं लिखा, मगर SJ सिंह, एम्बेसडर SJ सिंह थे उस वक्त डायरेक्टर रैंक का था। मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है जाके MEA में, ये हमारा आदमी है, ये यहाँ जा रहा है, ये काम है। तो मैंने, हमारे आदमी जा रहा था, महाराष्ट्रियन था, उसे पंजाब का नहीं पता तो खालिस्तान का क्या पता होगा, पूरी उसको पढ़ाई कराई हमने, सब ये बोलोगे तुम ये बोलोगे। तो जाके बोलने लगा, और उसने SJ सिंह ने पूछा भी देखो खालिस्तान की बात तो है नहीं वहाँ पर, तुम क्या करोगे जाके वहाँ पर, ये बतलाओ कि तुम्हारे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा डिपार्टमेंट को। वो बोल चुप ही कर गया। फिर मुझे बताना पड़ा, देखो SJ ये बात है कि RNAW में और MEA में फ़र्क कितना होता है कि MEA को पता लगता है जब अखबारों में TV में आने लग जाती है चीज़, RNAW को हमें कंसेप्चुअल स्टेज पे पता लग जाता है। तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, मगर ठीक है तुम नहीं चाहते तो लिख दो कि ये कोई है नहीं हमारी प्रॉब्लम, इसको ले जाओ। उसकी क्या हिम्मत के वो लिखे। अभी SJ सिंह ने, मैंने पूछा मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखा, कहता लिख देना था मेरा नाम। तो उसने ये कहा, मैंने कहा ऐसा करो फाइल पे लिख दो कि कोई खालिस्तान मूवमेंट नहीं होने वाली है, तो इसको ले जाओ। उसकी क्या कैसे लिखे, वो तो पता था कहाँ से आया। और बाद में कहता भी था मुझे कि MEA में ये उस वक्त एक तरह की फीलिंग थी कि RNAW ये खालिस्तान का हुआ खड़ा करके पोस्टें क्रिएट कर रही है। तो ये तो खालिस्तान की बात थी। और फिर जब मैंने मिडल ऑफ 81 में सब डिप्टी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया, तो मुझे दिसंबर 1981 में फिर संटूक साहब ने कहा कि जाओ, कुछ हालात ठीक नहीं है बाहर कनाडा अमेरिका में, जाके पता करो क्या है क्या नहीं हुआ। तो मैं चला गया 15 दिन। मेरा काम खालिस्तान का नहीं था, मेरे तो काम दूसरी थे, तो मुझे इस चीज़ के लिए भेज देते थे, कराता था वापस।
तो मैं गया कनाडा में, उस वक्त गुरदयाल सिंह ढिल्लों हाई कमिश्नर बन गए थे और लोगों से बात किया। वैंकूवर में रहे, क्रिसमस में 5-7 दिन सब लोगों को मिले, और वही सैन फ्रांसिस्को और उधर लॉस एंजलिस में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत चेंजेस हो रही हैं यहाँ, हिंदू और सिखों में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हिंदू आगे गुरुद्वारे में आते थे और जोड़ मेला समझते थे, सोशल गैदरिंग, कि वो तो आ नहीं रहे, कम हो गए। तो पंजाब में बहुत गड़बड़ है और भिंडरा वालों को कुछ कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस वाले, और जो हिंदी या पंजाबी के अखबार हैं वो आपस में और बढ़ा रहे हैं लोगों को। तो कई चीज़ें 5-6 पॉइंट में आके वापस आया तो दिए संटूक साहब को कि साहब ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि एक पेज लिखो हैंड रिटन और काउ साहब से मिलो तुम। काउ साहब सीनियर एडवाइज़र बन गए थे अगस्त 1981 में। तो मैं गया, काउ साहब को मैं जानता था सिक्किम ऑपरेशन के कारण। तो वो एक राष्ट्रपति भवन में जो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर है उसके नीचे बैठते थे, और दूसरा उनका बीकानेर हाउस में ऑपरेशन वगैरह। तो मैंने दिखाया उनको, साहब ये है, बड़ा बात की। कहता ऐसा करो शारदा प्रसाद को दिखाओ। शारदा प्रसाद थे प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिसेस गांधी के। तो उनके फर्स्ट फ्लोर में जो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है उसके आगे जाके लेफ्ट कॉरिडोर में पहला। तो मैंने जाके दिखाया, तो बात नहीं करी उनसे मुझे क्या करना है। तो ठीक है, मैं आ गया। मैं सोचा शारदा प्रसाद कुछ करेंगे, प्रेस को समझाएंगे ऐसा मत करो, तुम क्या कर रहे हो। मगर थोड़ी देर को देखा तो और ज़्यादा हो गया, उल्टा हो गया, कि जैसे और झगड़ा कराने वाले लोग हैं। तो एक हमें फिर पता लगा ये क्यों हुआ। असली बात जो है, हमें शक जब पूरा हुआ, अभी तो थोड़ा शक था, मगर पक्का ये हुआ कि हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड, जिसको मैं बचपन से जानता था पटियाला में, तो मेरे पास आए, दिल्ली मिलने आए। कहते साहब, भाई साहब बड़ी बुरी खबर सुनी है हमने। वो आरएसएस के जितने मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि 1980 में जनवरी में जब मिसेस गांधी जीत के आई इलेक्शन, तो संजय ने उनको समझाया कि हम अगली इलेक्शन 1985 की जो 5 साल बाद होनी थी, संजय गांधी ने, तो ये पहला ग्रुप जो है मैं बतलाऊँगा जब किताब के बाद, तो क्यों तो ये कहा कि सब अगली इलेक्शन जो है हम 85 की खालिस्तान भिंडरा वाले इशू पर जीत जाएंगे। क्योंकि ये इनके साथ देखो, जो 1971 में गरीबी हटाओ की इलेक्शन जीती थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, उसमें बांग्लादेश लिबरेट कराया, उसमें सिक्किम मर्ज कराया, फिर भी इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब ये क्या अब पक्का है कि 80 के बाद हम फिर नहीं टूट जाए, क्योंकि 77 में जो हालात मिसेस गांधी और संजय के हुए, वो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत पिटिएबल कंडीशन कही तब शुरू में, तो वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहते थे, तो वो पक्का करने लगे। तो ये जब ये जो इसका भिंडरा वाले खालिस्तान ऑपरेशन जो चला, ये बाद में हम किताब इस तरह से लिखी है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे RNAW टाइप, बट ऑन ए वेरी लूज स्केल। कांग्रेस ने कुछ लीडर्स ने, जो कि 1 अकबर रोड जो मिसेस गांधी का पर्सनल ऑफिस है वहाँ से ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया 78 में कि हम जो है पंजाब में जो जैल सिंह था, संजय गांधी और मिसेस गांधी और कमलनाथ, ये पहले ग्रुप के आदमी थे, जिसको 1 अकबर रोड ग्रुप कहता था मैं। और ऑपरेशन 1 का मतलब ये था कि हम जो बादल गवर्नमेंट और जनता पार्टी और अकालियों की गवर्नमेंट बनी है उसको तोड़ना, डिस्टेबलाइज करना। ये जैल सिंह ने संजय को समझाया, क्योंकि जो 77 के बाद बादल आए थे तो उन्होंने कुछ कांग्रेसियों को जेल में डाल दिया, जैसे इमरजेंसी में अकालियों को, बीजेपी को डाला था। तो इन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, तो संजय मान गया। और जैल सिंह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसा खाड़कू संत जो बड़ी बड़ी बातें करे, ज़बरदस्त हो, उसको साथ लेते हैं और उनसे मॉडरेट अकालियों की पॉलिसी के ऊपर अटैक करते हैं, ताकि वो मजबूर हो जाएं कि ऐसी बातें करें जो हार्ड लाइन सिखों, फॉर्मर जो जनता पार्टी, जो बीजेपी के प्रेडेसेसर थे, उनसे उनको क्लैश होए, वो लाइक ना करें, तो उनसे टूट जाएगी ये गवर्नमेंट। तो इसलिए जो भिंडरा वाले को खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, वो कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो है बियॉन्ड द लाइंस, कि मुझे कमलनाथ ने बतलाया कि हमने 2 संतों की इंटरव्यू करी इस मामले में, क्या कैसे सेलेक्ट हुआ ये। एक तो बहुत मीक था, दूसरे बहुत तकड़ी आवाज़ का, ये भिंडरा वाले थे। तो हमने सोचा ये बहुत ठीक है। उसने ये भी कहा कि हम भिंडरा वाले को पैसे भी भेजते थे, मगर कमलनाथ ने ये कहा, इतना हमें ये यकीन नहीं था, यही नहीं सोचते थे कि भिंडरा वाले टेररिस्ट टाइप बन जाएंगे। मैंने लिखा है कि असली तो चाहते तो यही थे कि ऐसी बात करे वो, तो उनको यकीन है तो खुश होते होंगे अंदर अंदर से। तो ये तो ऑपरेशन जो 1 चला,
78 अर्ली से जनवरी 1980 तक उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मगर भिंडरांवाले ने ओपनली सपोर्ट किया 3 कैंडिडेट्स को इलेक्शन में। भिंडरांवाले की सिर्फ 4 आदमी सपोर्टेड थे, जो SGPC में 140 में 4 ही जीते। मगर भिंडरांवाले को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अभी तक तो कोई जानता नहीं था मुझे, अब मेरे चौक मेहता को, दमदमी टकसाल को सब लोग जानने लग गए और मैं अकेला हूँ, बड़े बड़े अकाली लीडरों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। तो ये अब बहुत खुश इस चीज़ के लिए। तो ये जो है इसी चीज़ को लेके संजय ने अपनी माँ को बतलाया था कि भिंडरांवाले खालिस्तान, भिंडरांवाले को यूज़ करेंगे एक्सट्रीमिज़म एक्टिविटीज़ इंस्पायर करने के लिए, जो खुद नहीं करता था। कहीं इनके बातचीत से लोग कुछ खुद बहक जाते थे। भिंडरांवाले ने आखिर तक कभी खालिस्तान नहीं मांगा। तो उन्होंने यही कहता था, अगर पूछते थे खालिस्तान चाहिए, वो कहता मैं नहीं मांगता, अगर इंदिरा गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा। तो इसलिए कि खालिस्तान का इशू शुरू करें, तो कांग्रेसियों ने खासकर जैल सिंह ने एक दल खालसा खड़ा कर दिया अगस्त 1978 में, तो ओपनली खालिस्तान, और वो दल खालसा भिंडरांवाले को करे सपोर्ट, तो ऐसा लगे कि भिंडरांवाले की पार्टी होगी ये दल खालसा। तो इन चीज़ों को लेके फिर इसी पे एडवाइस किया संजय ने कि ये देखो हो गया, हम इसको यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर हाँ, सेकंड जो ऑपरेशन जो 2 में है, इसके मेंबर थोड़े बदल गए। संजय गुजर गए जून 80 में, और इसकी जगह फिर राजीव आ गया, फिर अरुण नेहरू, फोतेदार, अरुण सिंह, और बाद में कमलनाथ साल चलते रहे। तो पहले पार्ट में तो संजय बहुत ड्राइव कर रहा, वही मेन फोर्स था। दूसरे में राजीव नया था, तो अरुण नेहरू, फोतेदार ले गए उसको ऊपर से। और ये जो है अकबर रोड में 2 ग्रुप थे, दोनों के अलग अलग मेंबर। पहले ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करना, अन्य अकाली दल को, और दूसरे का ग्रुप था इलेक्शन जीतनी। प्लान तकरीबन वही थी, भिंडरांवाले खालिस्तान, दूसरे में और ज़्यादा कर दिया। सर हम इसमें एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जब ये चीज़ आगे बढ़ी, जब भिंडरांवाले इस्टेब्लिश हो गया था पॉलिटिकली, और जो आइडिया था कांग्रेस का, या जो कांग्रेस की जो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट था कांग्रेस का, उनका ये आइडिया था कि एक हिंदू और सिखों के बीच में एक डिवाइड किया जाए और फिर नेशनल इंटेग्रिटी के नाम पे इलेक्शन को जीता जाए। इसमें ये था कि डिसीजन तो ले लिया जनवरी में, अगली इलेक्शन जो है 5 साल आगे हैं, तो अब जो है ये डिफरेंसेस भी करने, खालिस्तान का इशू भी खड़ा करना, इतनी देर तक कैसे सस्टेन करेंगे? क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है, मुझे तो पता नहीं था, जो अल्टीमेटली ब्लू स्टार के मुताबिक आया, जिसमें हिंदुओं में ये यकीन हो जाए कि मुल्क बचा दिया मिसेस गांधी ने, तो वोट आप फटाफट दे देंगे। मगर 4-5 साल कैसे चलाया जाए, इसके 2 तरह उन्होंने चलाया। 2 चीज़ें की। पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने कहा अकालियों से बातचीत शुरू कर लो और लटकाते जाओ, सोल्यूशन ना ढूंढो, तो जब भी कुछ हो तो उनको और बतला दो कर, और इसलिए बीच में जो है सोल्यूशन हो सकता था। दूसरा चीज़ उन्होंने किया कि गवर्नमेंट ऑफ से, जैसे RNAW काओ साहब वगैरह को कहा गया कि आप प्लान करिए SFF लेड ऑपरेशन, जिससे भिंडरांवाले को या तो चौक मेहता से उठा लेंगे, या फिर जब वो गोल्डन टेम्पल में लेक्चर वेक्चर करता है उस वक्त कमांडो ऑपरेशन, जैसे ये किया था ना ओसामा बिन लादेन टाइप कमांडो ऑपरेशन। तो दोनों लगे रहे, और भिंडरा इनसे बातचीत करनी इसलिए भी ज़रूरी थी अकालियों से कि भिंडरांवाला अगर पीस हो जाता, सुलह हो जाती, तो उसके लिए ऑपरेट करने की जगह ही नहीं थी। वो कैसे करता, लोग तो सुनते नहीं थे। इधर टेंशन ज़्यादा क्रिएट करनी, उस पीरियड में भिंडरांवाला इसका फ़ायदा उठाते हुए और एक्सट्रीमिज़म करे। अब प्रॉब्लम ये हो गई, 2 तो शुरू तो हो गए, मगर ऐसा भी सोचने लगे कि अगर कहीं ये ज़्यादा उठ गया तो हमें पहले एक्शन ना लेना पड़े। तो जैसे दूध उबलता है, उसको थोड़ा आग बढ़ा देंगे तो वो बॉयल कर जाएगा, उतना ही रखिए कि सिमर करे। और उसको इंश्योर करने के लिए 3 ऑफिसर्स का थिंक टैंक बनाया गया, जिसमें PC अलेक्जेंडर थे और कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्ण स्वामी राव साहब, होम सेक्रेटरी चतुर्वेदी। तो ये डे बाय डे देखते थे। सबसे बड़ी एग्जांपल 2 देता हूँ कि क्यों सॉल्यूशन नहीं होने दिए इन्होंने। हमारे फादर इन लॉ जब भिंडरांवाले जुलाई, फादर इन लॉ सरदार स्वर्ण सिंह, वो फॉरेन मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट कंटिन्यूसली वही रहे। पाकिस्तान से शुरू हो गई इनकी पॉलिटिक्स, खिजर हाथ की एक मिनिस्ट्री में थे,
फिर बाद में जब पंजाब इधर आए तो गोपी चंद भार्गव, भीमसेन सच्चर में भी रहे। तो बीच में 2-3 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी की इन्होंने। तो वो नेहरू उनको 1952 में पंजाब से यहाँ ले आए, और नेहरू को कि खुद फॉरेन मिनिस्टर थे अपने, तो उनको कोई पॉलिटिकल लेवल का चाहिए था, तो उनको आते ही शुरू कर लिया। पहले तो सिक्किम वालों से बात करी, फिर भुट्टो से 2-3 सेशन हुए, चाइना से हुए। तो वो अनऑफिशियल फॉरेन मिनिस्टर थे, मगर शास्त्री जी ने पहली दफ़ा उनको बनाया फॉरेन मिनिस्टर। शास्त्री जी के बहुत करीब थे हमारे फादर। तो उनको जब भिंडरांवाला चला गया गुरु नानक निवास में जुलाई 1982 में, तो ये हरचंद सिंह लौंगोवाल ने मेरे फादर इन लॉ को भेजा गया। उस वक्त जलंधर में रहने चले गए थे कि साहब हमारा पीछा छोड़िए। उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि कांग्रेस ने ये जिन हमारे घुसो दिया यहाँ पर भिंडरांवाले, और ये जिन जो है हमारी पीसफुल एजुटेशन को मिलिटेंसी की तरफ ले जाएगा, प्लीज़ हेल्प अस, तो कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो इन्होंने मिसेस गांधी से पूछा भी कर रहे हैं, वो कहा ज़रूर करिए। अब ये जो जितने थे बादल, बलवंत सिंह वाली, सब लोग जेल में थे, सबसे मिले। अकेले लौंगोवाल बाहर थे, टोडा भी जेल में, 12 तक मिलते थे। तो आखिर में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई अक्टूबर-नवंबर 1984 में, वहाँ डिस्कशन किया, अकालियों को बुलाया। एक फार्मूला इन्होंने भिंडरांवाले को मिले एक दिन जाके, वहाँ पर कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने पता ही नहीं था कि क्या है। उसने लिखा ऐसे कि बड़े बड़े आदमी आके मिलते थे, डरते थे। जब ये गए, उसमें कुलदीप नायर बैठा था कुर्सी में भिंडरांवाले के कमरे में, तो नीचे बैठ गए हमारे फादर सरदार साहब। तो कुलदीप नायर खड़ा हुआ, इन्होंने कहा सरदार साहब ने देखिए इतने बड़े संत के सामने मेरी जगह यही है। उनको खुश करना था, भिंडरांवाले से कंसेशन लेना था। तो जब सब चले गए तो भिंडरांवाले ने कहा सब कुर्सी पे बैठ जाओ। इन्होंने इसको कहा भिंडरांवाले को, देखो तुम गलतफहमी में हो, अगर तुम्हारे मोटरसाइकिल के राइडर्स वगैरह ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर सरकार के पास बहुत ताकत है, अगर चाहें तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे तुम्हें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मिसेस गांधी के मिलने के बाद, तो इसमें तुम भी मैं लाना चाहता हूँ कि तुम भी बतलाओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने पहले तो कहा हिंदुओं के ख़िलाफ़ कंप्लेंट ये वो कह रहे हैं कि देखो ये चीज़ें लौंगोवाल ग्रुप के ऊपर छोड़ो, तुम अपनी बतलाओ। इन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई नज़दीकी हैं, अमरीक सिंह और थारा सिंह, वो जेल में चले गए, उनको छुड़ा दो। तो ये तो छोटी चीज़ थी, आके बतलाया भी इनको कैबिनेट सब कमेटी को। आखिर में 3 नवंबर को ये डिस्कशन हुआ, डिसीजन हो गया कि 4 को मॉर्निंग को होम मिनिस्टर पीसी सेठी पार्लियामेंट में ये पढ़ेंगे ये सोल्यूशन। उसमें कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं दी कंसेशन, कि उसके बाद 4 नवंबर को मिलते ही लौंगोवाल अपना एजिटेशन ख़त्म कर देगा। तो ये वो चले गए, 4 को वेट कर रहे हैं। सवेरे फ़ोन आया वहाँ से अमृतसर से, सरदार साहब हमारे पास चिट्ठी आई नहीं। तो ये प्रणाब मुखर्जी से बात करते थे, पुराने उनके जूनियर कुलीग थे। तो प्रणाब मेरे घर में बात हुई, आए हुए थे, प्रणाब क्या हुआ चिट्ठी का? कहते साहब पार्लियामेंट में डिसीजन होगा तो उसी वक्त भेज देंगे। 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर कौन वहाँ आया अमृतसर से फ़ोन, बादल और बलवंत सिंह मिलते थे इनको। उन्होंने कहा साहब मिला तो है, मगर वो तो चिट्ठी बदल दिया सारा कुछ, बहुत हार्ड लाइन है, हम कैसे बदलें, ये तो हम बंद नहीं कर सकेंगे अपना एजुटेशन। तो इन्होंने फिर प्रणाब को कहा ऐसा हुआ। कहता साहब हुआ तो ऐसे है, बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत मेहनत करी पंजाब को बचाने के लिए, मुल्क को, अब मुझे छोड़िए, मैं इस चीज़ से बाहर रहूँगा। तो दूसरी चीज़ 25 अप्रैल 1983 में ये अठवाल था ना DIG जलंधर, कमिश्नर, हाँ कमिश्नर पुलिस को DIG कहते थे, तो जलंधर रेंज में वो आया अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, उसको बुलाया गया था उसके रिश्तेदार ने। पता नहीं था, कुछ ऑपरेशन ज़रूर था, वो सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, मैं लिखा नहीं। तो वो जब आया और गोल्डन टेम्पल के बाहर जा रहा था, वहीं मार दिया भिंडरांवाले के आदमी ने। 2 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, किसी को उठाने की हिम्मत नहीं। दरबारा सिंह वगैरह कहते रहे यहाँ पर कि साहब ये तो गुरु नानक निवास गोल्डन टेम्पल का हिस्सा नहीं है, तो इसको भेजो, ख़त्म करें। किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त सोल्यूशन हो सकता था, भिंडरांवाले पकड़े जाते, मगर पकड़े जाते तो 1.5 साल तो भी इलेक्शन और थी, उसका क्या असर होता और कुछ ख़राब हो जाता। और इसी तरह तीसरा इंसिडेंट ये है, मैंने एक चैप्टर पूरा लिखा है उसके ऊपर, जो है अबॉर्टेड हेलीबॉर्न ऑपरेशन। तो काउ साहब ने अरेंज किया, वो भी सुनने के बाद मिसेस गांधी को ब्रीफ किया नागरानी साहब ने, काउ साहब ने, और वो कहते हैं सब इतनी तो हमें कैजुअल्टी नहीं मंजूर होगी, तो ख़त्म कर दिया। उस वक्त पकड़े जाता भिंडरांवाला तो कोई ख़ास असर नहीं होता, जिंदा तो पकड़े जाते। वो जिंदा मुझे लगता है चाहते ही नहीं थे इस टाइम पर, क्योंकि बहुत कुछ कह देता, मैं तो कांग्रेस का ये किया तो वो किया। तो वो 2 महीने पहले ब्लू स्टार के
जिसमें कुछ मैक्सिमम 50-60-100 मरते, यहाँ हज़ारों मर गए। सर ऑपरेशन ब्लू स्टार की जहाँ तक हम बात करें कि डू यू थिंक कि डेलिबरेटली ऑपरेशन ब्लू स्टार की नहस तक सिचुएशन को लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिकॉज जो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का जो ऑपरेशन था उसको भी टर्न डाउन किया इंदिरा गांधी ने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भी टर्न डाउन किया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको लेकर के इंडियन आर्मी, मैं आज भी इंडियन आर्मी ऑफिसर से मिलता हूँ, कोई भी आर्मी ऑफिसर किसी भी रेजिमेंट का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रेजिमेंट ही बिलोंग्स फ्रॉम, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और उस कोई क्लेम नहीं करना चाहता उसको एज अ सक्सेस। आप किसी भी गैरिसन में चले जाइए इंडिया के कैंटोनमेंट्स में, ब्लू स्टार का ऑपरेशन का आपको नामो निशान तक नहीं मिलता। तो सर ये डेलिबरेटली उसको वहां तक लाया गया बिकॉज सर एक कमिश्नर, अगर आप यू हैव बीन एन आईपीएस ऑफिसर, इस तरह की सिचुएशंस अगर एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल अगर दिलेर हो तो वो जाकर के सिचुएशन को कंट्रोल करके चले किसी टाइम मैंने किताब में शुरू में लिखा कि एक फाइनल सॉल्यूशन जो है इलेक्शन के करीब होगा। हमें नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए मैं जब 83 से अमेरिका में गया, 3rd विजिट थी मेरी, मिसेस गांधी ने यूएन को उस वक्त एड्रेस करना था, तो मेरा काम होता था भाई देखो इसको खतरा है जान को, तुम देखो। तो उस वक्त तक मुझे लोग बार बार पूछते थे भाई मैं सजेशन देता हूँ तो तुम तो उल्टा करवा देते हो। मैं जब वापस आया रास्ते में सोचा कि ये तो मुझे यूज़ कर रहे हैं कोई आदमी, ये एक फैमिली, एक पार्टी और एक इंडिविजुअल, इनका फ़ायदे के लिए मुल्क को गड़बड़ कर रहे हैं। ये आते ही मैंने फिर सक्सेना साहब उस वक्त बन गए थे डायरेक्टर, मैंने कहा मुझे इससे दूर करिए, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम श्योर दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन एंड आई वांट टू बी इन इंडिया। उन्होंने कहा वेल डन। उन्होंने पहले कहा कि जाओ तुम बैंकॉक को बन जाओ स्टेशन हेड, ये मैं के नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई वांट टू बी इन इंडिया। ये क्या होगा हमें नहीं पता था, पर बड़ा धमाका ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस ऑपरेशन 2 का पर्पज़ ही ये था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उस वक्त ऑपरेशन में 3 मीटिंगें हुई, 23 मई को, 26 मई को और 29 मई को, इसके डिसीजन लेने के लिए जो है कि ब्लू स्टार का कैसे होगा। तीनों में मिसेस गांधी ने जो जनरल वैद्या ने कहा कि हम घुसेंगे वापस आ जाएंगे, लाइक जो है एक ऑपरेशन होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। तो मिसेस गांधी ने अलेक्जेंडर में, तीनों अलेक्जेंडर ने लिखा सारा कुछ, तो उसने लिखा, मिसेस गांधी ने पूछा तक नहीं कि कैसे होगा ये, कितने आदमी मरेंगे। तो जब को जो वो हेलीबॉर्न ऑपरेशन है, एसएस वाले हेलीबॉर्न ऑपरेशन को बतलाने आए थे, ब्लू स्टार से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके तो हम जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ी बात हुई, उसके ऊपर मैंने एक चैप्टर पूरा लिखा है। तो वहाँ कंफ्यूज किया लोगों को जो है, तो मैंने एक कमेटी बनाई जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसको देखने के लिए। तो वो जो है जब इतने मर रहे थे तो यहाँ इतने, और वहाँ पर भी मैंने किताब में लिखा है, एक उस वक्त DIG BSF थे पंधेर हमारे बैच के, तो जब उसने कहा बराड़ ने कि वी विल एंटर, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं लगेगा जब हम ख़त्म कर देंगे। वो शाहबेग सिंह की ट्रेंड आदमी 200 आदमी, और यहाँ कुछ भी नहीं था। तो हेलीबॉर्न ऑपरेशन SS की एडवाइस वाला ख़त्म, और यहाँ उसने कहा पंडित ने साहब ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 100 सिख हैं मिनिमम, और सब आर्म्ड हैं और मर मिटेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। नहीं तुम नहीं जानते, मैं सिख साई को जानता हूँ। ये क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो जनरल शाहबेग सिंह ने की, वही जो बांग्लादेश ऑपरेशन में था, हमारे मुक्ति बहना वगैरह RNW के थे वही ऑपरेशन। तो जिस तरह से बेरहमी से लोगों को मारा गया, और उसमें भी मुझे नगरानी साहब ने बतलाया, जो डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी थे, जो मैंने चैप्टर 9 में सब कुछ लिखा है, उन्होंने कहा कि मुझे जो है, जो जनरल वैद्या ने और इन्होंने, सुंदर जी ने कहा कि हमें तुम SFF कमांडो दो, जो पहले ऑपरेशन के ट्रेन किए हुए थे। तो मैंने कहते दे दिए, और उन्होंने 4 दिन 3 दिन रख के एक आदमी सिविलियन भेजा, जो रैकी करी और सब जगह देख के नक्शा पूरा बनाया कि काल तख्त में ये इतनी गन पोजीशन है, इतने आदमी हैं, ये वो हैं, वो जनरल बराड़ को दिया। और उन्होंने ये भी कहा CO SFF वालों ने कि साहब जो ये लोग हैं हाईली ट्रेंड आदमी हैं, और स्टेल्थ एंड मूवमेंट, सरप्राइज, स्टेल्थ एंड सरप्राइज इनका मेन इसी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, जितने होस्टेज टेकिंग वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट ये रहेगा कि जो अकाल तख्त के पीछे की सड़क छोटी सी है, वहाँ थोड़ा ब्लास्ट करके सुराख कर लेंगे, मैन साइज, अंदर से घुस के पकड़ लेंगे सब आदमियों को।
नहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अकाल तख्त को। तो उनको जैसे फॉर्डर बना दिया, सिकिंग डक, सामने से अटैक। कोई कमांडो सामने थोड़ा अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा आधे आदमी मर गए उसमें, जो पैरा 1 के थे आर्मी के, और ये कमांडो जो हाईली ट्रेंड कमांडो ख़त्म करवा दिया। तो क्या कारण था, क्या गुस्से में आए या कोई ऐसा था? हमें लगता है कि उनका तालमेल था, कोई दिल्ली में बैठा सुपरवाइज कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे उसके मेरे लिए कोई एविडेंस नहीं। तभी मैंने आखिर में तंग आके जो लास्ट चैप्टर लिखा है द वे फॉरवर्ड, उसमें सब कुछ कहा है कि जो होना था हो गया। 33 कमीशन CSITs बैठ गई हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको ख़त्म करो। ये अब जो है TRC ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप बैठाओ, जहाँ लोगों को एमनेस्टी दे दें, और एमनेस्टी के जो मर्जी बोलो बतलाओ, आपको सज़ा नहीं होगी। असली पता तो लगे क्या हुआ सिखों को, ये तो पता लगे जो 35-36 हज़ार सिख मर गए, बीच में हिंदू भी 80 से लेकर 95 तक, उनको पता तो लगे क्यों मरे, क्या हुआ उनका। कईयों को तो पता ही नहीं लग रहा, मिल नहीं रहे लोग। तो मैंने एक भी ये भी लिखा है कि कोई अच्छी प्रॉपर अपॉलोजी मिले। जैसे ट्रूडो ने कामागोटा मारो के लिए बहुत बड़ी अपॉलोजी लिखी, वो तो छोटा सा इंसिडेंट था। सर ये जो डिवाइड क्रिएट किया गया, हिंदू सिख डिवाइड, बहुत सारे पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हमीद गुल ISI चीफ हुआ करते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला, और मुशर्रफ ने और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में बोला है कि भाई खालिस्तान को ज़ियाउल हक का वो एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था। और जब भिंडरावाले मारा भी गया तो उसके नेक्स्ट डे PTV के ऊपर वहाँ अनाउंसमेंट चलाई गई पाकिस्तान में कि आज वो आएंगे और खिताब करेंगे सिख अवाम के साथ। तो इस तरह की मतलब कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की, मतलब PTV तो स्टेट ओन्ड चैनल है। तो हम कहाँ चूक गए, मतलब जो स्टेट है, बिकॉज पाकिस्तान से तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो करेंगे इस चीज़ को सपोर्ट, लेकिन जो डिवाइड कभी क्रिएट कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, हिंदू सिख डिवाइड, वो डिवाइड सर आज इतना बढ़ चुका है कि गदरी बाबू का गुरुद्वारा जो कहते थे कैलिफोर्निया में, अमेरिका का सबसे पहला गुरुद्वारा जो गदर मूवमेंट के जो सिख जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बनाया था, आज की डेट में उन गदरी बाबाओं के जो गुरुद्वारा है वहाँ पे खालिस्तानीज़ का कब्जा है। कनाडा में वही सिचुएशन है, UK में वही सिचुएशन है। उनकी आप तकरीरें सुन लें, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन हिंदू हेट्रेड, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स। तो ये जो इतनी बड़ी खाई जनरेट की गई ऑन फॉरेन लैंड और एक स्मॉल सेगमेंट, मैं नहीं मानता कि खालिस्तानी जो आज की डेट में पंजाब में है, क्योंकि दल खालसा की जो हालत है और इनकी वो हम सब देख रहे हैं, तो इंडिया के अंदर सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसमें देखिए असली जो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, वही जो है वन अकबर रोड ग्रुप। और पंजाबी में हिंदी में भी यही कहावत होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसको कौन बचाएगा। मेढ़ जो है खेत को खाए तो वो तो रक्षा के लिए होती है, जिन्होंने रक्षा करनी थी वही इनको डिवाइड कर रहे हैं, वही मुल्क की जड़ें खोद रहे हैं, तो उस वक्त बचाएगा क्यों? कोई नहीं बचा सकता। मगर जब मौका आया, देखो पाकिस्तान ने उधर जनरल ज़िया जब प्रेसिडेंट बने 10 साल रहे 78 to 88, और पंजाब में जो गड़बड़ हुई दोनों इकट्ठी चलती गई। तो वो तो पाकिस्तान तो शुरू से चाहता था स्पेशली बांग्लादेश की लिबरेशन के बाद हिंदुस्तान से बदला लिया जाए और पंजाब में एक बफर स्टेट बना दी जाए ताकि कश्मीर कट जाए, हमारे बीच में ये आ जाए। तो उसने फ़ायदा उठा के पंजाब में थोड़ी बहुत जो पहले स्मगलिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती थी, उसने आर्म्स ट्रेनिंग देने लगी, लोगों को उधर ले जाकर ट्रेन करने लगा ताकि पंजाब में बवाल आ जाए। और उस पीरियड में कश्मीर में जो इंसर्जेंसी थी उनको हाइटल और बढ़ा दिया। मैंने लिखा भी है किताब में, लोगों को भी कहता हूँ, तो अगर पंजाब को डिस्टेबलाइज ना करते तो कश्मीर इतना ख़राब होता ही ना, कभी भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर हो रहा है उतने पीरियड में जो पंजाब में खालिस्तान की कोशिश करी, थोड़े से लोग उठे। एक इसमें यह भी मैंने लिखा कि संजय गांधी ने 2014 की इलेक्शन में खेरली गांव में राजस्थान में स्पीच करी, बाकी तो उल्टा सीधा कहा, मगर उसने मुजफ्फरनगर का हिंदू मुसलमानों का जो राइट्स थे उसके ऊपर में कमेंट किया इसने। तो ये राहुल गांधी जो हैं, राहुल ने कहा कि देखो जो डिससेटिस्फेक्शन है और जो रिजेंटमेंट है लोगों के मन में डाली जाती है, और वो अगर एंगर जो है उसके दिल में पैदा हुआ उसको कोई एड्रेस ना करे तो एंगर लोगों को टेररिज्म की तरफ ले जाता है। और यही चीज़ जो है पंजाब में हुई। उसको अगर कहें कि पंजाब में बोलो तो बोलेंगे नहीं, चुप है कांग्रेस।
मगर पहले तो उन्होंने एंगर डाला, उसको और तंग किया, वो टेररिस्ट थोड़ी देर के लिए बन गए, मगर अगर इतना बड़ा होता कि वो ख़त्म थोड़ा हो सकता था, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड था और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। ख़त्म करने के तरीके और भी थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सख्ती से किया। एक चमन लाल हमारे बैचमेट थे, जो उस वक्त आईजी थे पंजाब बॉर्डर फोर्स में, आए थे मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा कि विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द सिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बेटर देन ऑल दीज फोर्सफुल मेथड्स विच आर बीइंग अडॉप्टेड बाय KPS गिल, कि सब एक मर जाएगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो लोगों को दिल जीतो ताकि वो ख़त्म हो जाए, मगर उसको निकाल के बाहर भेज दिया। तो वो दूसरी का उसे लिखा है मैंने इस किताब में। तो पंजाब में क्योंकि थी नहीं कोई प्रॉब्लम, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, मगर हज़ारों सिख मरने पड़े उस चीज़ में। बाहर जो है दो एलिमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ISI, वो तो हमेशा चाहेगा, ज़्यादातर सपोर्ट वहाँ से है। दूसरी चीज़, इन मुल्कों का, कनाडा, अमेरिका, UK का पॉलिटिकल गेन्स हैं, फ़ायदा है। उस वक्त मिसेस मार्गरेट थैचर ने राजीव गांधी को जो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर दे दिए, जिसको फ्लाइंग कॉफन कहते थे, 65 मिलियन ग्रांट एंड एड। तो ऐसा पॉलिटिकल एडवांटेज, कमर्शियल एडवांटेज और जियो स्ट्रेटजी एडवांटेज जो है दूसरी कंट्रीज़ लेती हैं ज़रूर। तो जो कनाडा में हो रहा है वो पॉलिटिकल की बात है कि उनका इतना ज़ोर बढ़ गया थोड़े से लोगों का कि वो कंट्रोल करने लगे। अपना और इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। अमेरिका और कनाडा में जिसके पास पैसे हैं वो पॉलिटिक्स को कर लेंगे इधर। तो इन लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ ग्रुप्स को, खास करके वैंकूवर और अदर बेस में, वो अपने पैसे को यूज़ करके पॉलिटिकली कंट्रोल करवा रहे हैं लोग। तो इसमें भी मैंने लिखा है कि ये लोग जो कर रहे हैं खालिस्तान वाले, वो वही चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो मिसेस गांधी ने भिंडरांवाले से करवाई थी, अपना शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेम। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा टाइम लग जाता है तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर काम हो गया, नहीं तो डिस्टर्बेंस तो चल ही रही है। और मैंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये साला फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल दिस एंड दैट, वो सब एक तरफ हो जाती हैं अगर इनके जियो स्ट्रेटजिक या बिगर इंटरेस्ट सामने आ जाएं। और ये जो राइज ऑफ चाइना हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत है, US एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अगर कहीं इंडिया ज्वाइन कर गया उनको, उस वक्त ये खालिस्तानियों को दूर कर परे कर देंगे, बैक बर्नर पे रख देंगे। अगर उन्होंने चाइना रिजॉल्व कर लिया तो फिर ले आएंगे इनको। तो ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि इन्होंने US ने दलाई लामा और तिब्बत इशू को किया था। निक्सन की 1972 विजिट जो चाइना में हुई बीजिंग की, उसके बाद तिब्बत इशू को बैक बर्नर में कर दिया, और जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हो गई तो उसको वापस ले आया, दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दे दिया और फिर वो ऊँचा है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तभी मैंने सजेस्ट किया है कि उसका सलूशन इंडिया बाहर कुछ नहीं कर पाएगा, यही सलूशन है। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि एक तो सर मुझे आप बताइएगा, जो असैसिनेशन हुई इंदिरा गांधी की और फिर जो एंटी सिख जो राइट्स हुए, जिसको लेकर के सिखों में और हिंदुओं में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखों में, जो राइट थिंकिंग हिंदूज हैं पूरे इंडिया में, उन सभी के अंदर उस चीज़ को लेकर के आज भी गुस्सा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि उसमें जस्टिस नहीं मिला। और ये चीज़ मैं खुद इस चीज़ को कहता हूँ और सारे हिंदू इस चीज़ को मानते हैं कि उसमें जस्टिस नहीं मिला। और सेम पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसी ने उसकी वो कीमत चुकाई, इंदिरा गांधी एंड द लीडरशिप। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, अब जाकर के सज्जन कुमार को और इनको जो है वो सजाएं, तो अब वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मेरे 6 पोते पोती हैं, एंड सच सिली स्टेटमेंट्स दैट ही इज मेकिंग। तो उसका सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ वो इनएविटेबल था, वो होना ही था। और दूसरा कि क्या अब जो आने वाला जो भविष्य है, अगर उसको हमें अगर संभालना है, तो उसके लिए जो आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो आपने बात करी है, डू यू थिंक एनी गवर्नमेंट विल हैव द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दैट? आपने 3-4 क्वेश्चन आ गए ये। सबसे पहले क्वेश्चन तो जो 7 जून को मैं जिस दिन भिंडरांवाले के मरने की खबर आई, मैं गुरुद्वारे को गया, वहाँ देखा बगला साहब में, तो वहाँ ऐसे भड़काऊ लिखे हुए थे। मैंने एक कोट भी किया है। तो उस अगले दिन मैंने गैरी सक्सेना को आके, उस डायरेक्टर थे, उनको कहा कि साहब ये मैं देखा है, मैं सिख हिस्ट्री को जानता हूँ, मिसेस गांधी के ऊपर
मुझे लगता है कि 6 महीने में मारी जाएंगी। तो उनको कहा कैसे, तो मैंने कहा इलेक्शन वगैरह में जब जाती हैं, लिखा है मैंने। तो हुआ वो। उसके बाद 21 अक्टूबर को मैं छुट्टी थी उस दिन, तो मैं इधर से कनाट प्लेस की तरफ आ रहा था, मेरे वाइफ और बच्चे साथ थे। ये अकबर रोड से जिमखाना क्लब की तरफ मैं मुड़ा तो कॉर्नर में एक हिंदू और एक सिख पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, स्टैंड गन उनके हाथ में। तो मैंने वाइफ को कहा कि हुआ इनको कौन लेके आया है, ये तो सबसे आसान तरीका है मरवाने का मिसेस गांधी को। तो हमारा लड़का भी पीछे बैठा था, उसको अभी भी याद है। तो अगले दिन मैंने एक हाथ से लिखा नोट शिक्षाना के लिए कि इनको इमीडिएटली रिलीव किया जाए, कौन ले आया है। मिस्टर काओ ने इनको हटवाया था। तो ये रामन लिखता अपनी किताब में कि वो रामन रोज़ नोट लिखता था उनके जाके। तो उन्होंने कहा कि साहब काओ ने इनको हटवा दिया, मिसेस गांधी को पता नहीं किसने बताया कि ये तो सिख है नहीं, बुरा लगता है। तो उन्होंने पूछा दिल्ली पुलिस से, उसने साहब काओ साहब ने कहा। फिर काओ साहब उनको बुलवा लिया। तो काओ साहब ने कहा आ तो गए हैं, इनको 2 आदमी कभी सिखों को इकट्ठे मत होने देना इंटरनल्स। मगर उस दिन जो है कहते हैं वो सतवंत सिंह था, फोटो बाद में लगा। तो ये सतवंत सिंह ने कहा मुझे बाथरूम है, मेरा पेट ठीक नहीं है, तो इकट्ठे हो गए तो मरना ही। मगर जो लेके क्यों आया इनको लोगों को, मगर इतना आसान तरीका नहीं होता मरने का। ये कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप की हाँ, मुझे नहीं पता। मिस्टर काओ साहब ने एक पेपर लिखा है, 3 लिखे हुए हैं। एक तो मर्जर ऑफ सिक्किम के ऊपर, एक बांग्लादेश की लिबरेशन, तीसरा पेपर जो है मिसेस गांधी असैसिनेशन। 7 थे मगर ये 3 जो हैं काओ साहब के मरने के बाद 2002 में 25 साल तक क्लोज हैं, ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में है। तो मैंने यही लिखा कि उसको खालिस्तान, ये जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन का खोला जाए कि क्या लिखा है उसमें। और इतना बड़ा कांड हो गया, उसका कागज़ अब कितनी देर और इंतज़ार करोगे। दूसरी चीज़ जो है, ये क्यों शुरू हुआ सिख प्रोग्राम, वो मैंने किताब में लिखा है। एक विनय सतपथी हैं, उन्होंने हाफ लाइन जो नरसिम्हा राव के ऊपर किताब लिखी है 2016 में। अभी उन्होंने इकोनॉमिक टाइम का एक सप्लीमेंट है, उसमें लिखा इंटरव्यू में कि जब राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की ओथ मिली 630 के ऊपर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल ऑफिस से टेलीफोन किया नरसिम्हा राव को कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, मोस्ट प्रोबेबली जो है उसको जो फौतेदार ने किया हो, तो वहीं से कि हम तुम्हारी जो कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजरी पावर ऑफ दिल्ली पुलिस हम ले रहे हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। तो लेना क्या था, वो तो राइट्स को कन्वर्ट कर दिया प्रोग्राम में, सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया। और उसकी जिम्मेदारी तो डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर है। जो हुआ 3 दिन तक कुछ हुआ ही नहीं। मैंने लिखा है उसमें, पुलिस का वायरलेस नेट जो है 3 फ्रीक्वेंसी गोल्फ 1 गोल्फ 2 3 मैं 3 दिन मॉनिटर किया। उनमें जो बात हमने सुनी ताज्जुब पुलिस का, हम रिकॉर्ड कर लेते थे। किताब और जिसको मैंने कहता है कि शेम, बुक ऑफ शेम आई वुड हैव रिटन कि क्या क्या हुआ। फिर भी 7-8 इंसिडेंट दिए हमने। और जहाँ तक कि ये अब और कितना देर लटकाएंगे, कितने का आदमी, सज्जन कुमार हुआ जेल में, 2-4 और चले जाएंगे। तो जो है जस्टिस ढींगरा ने 2019 में जनवरी में रिपोर्ट लिखी, उनमें कहा कि बहुत कुछ हो गया, मगर उन्होंने विदिन ए वीक और 10 डेज आउटलुक में इंटरव्यू दी। उन्होंने कहा कि देखो जो हमने 190 केस का रीओपन किया था, उसमें कोई ऐसा केस नहीं है जो दोबारा और हो जाए इन्वेस्टिगेशन। 2-4 केसेस में अपील हो सकती है रिवीजन के लिए। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बतलाई कि देखो 35-34 साल के बाद क्या जस्टिस, खुद मर गए लोग, विटनेसेस नहीं रहे और उनके जो घर वाला कोई रहा नहीं, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप लोगों को फ़ायदा होगा जो अखबार लिखते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, 2 न्यूज़ मिल जाती हैं। तो उसी के कारण मैंने लिखा कि आप कितनी देर वेट करेंगे। जो रोष है लोगों का, कोई भी हिंदू जितना सेंसिबल था दिल्ली में, थोड़ा उन्होंने तो बचाया। मैंने लिखा कि हमें भी कैसे बचाया लोगों ने। तो उन्होंने तो सिखों को अपना दी। सिख हिंदुओं की ये तो शर्म की बात है कि कोई कहे कि इतना डिफरेंस है। तो इन लोगों को पता ही नहीं जो बैठे थे वहाँ पर कि कश्मीरी ज़्यादा थे और गुरु तेग बहादुर ने अपनी जो है प्राण त्याग दिए इनको बचाने के लिए। जो जहाँ पर अब गुरुद्वारा शीशगंज है, वो उस वक्त कोतवाली थी, तो उनका सर अलग कर दिएगा धड़, मगर मुसलमान नहीं बने। उन्होंने कह दिया था कश्मीरी पंडितों को कि जाके औरंगजेब को बतलाओ, अगर मुझे मुसलमान बना देंगे तो हम सब बन जाएंगे। तो उन्हीं के लिए जान दी। यही इनमें से कोई बाप दादे परदादे होगा उनमें, इन लोगों का, वो भूल गए। और वहाँ पर जहाँ जो रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहाँ धड़ उसकी जलाई गई थी तो वहाँ के सामने 2 आदमी मर गए। तो वहाँ कमलनाथ खड़ा था सामने।
तो इनको ये नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है हिंदुस्तान की, हिंदू सिखों की। तो ये इसी का सोल्यूशन हमने सोचा कि साहब कोई, अब सबसे पहले तो कोई अभी पार्टी जैसे पहले राजीव गांधी आए वो तो सोल्यूशन नहीं करेगा, फिर उसके बाद आए वो जो वीपी सिंह वगैरह, फिर वाजपेयी साहब की बड़ी कोalition गवर्नमेंट, तो फिर कांग्रेस की भी कोalition, तो इनसे कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती थी। अब जो है बीजेपी में मिस्टर मोदी की पहली स्टार कार, उसमें भी मेजॉरिटी आई, दूसरे में इम्प्रूव हो गई, तो अब नहीं हो सकता तो फिर कभी नहीं होगा। यही मैंने लिखा, एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई पॉपुलर डिसीजन हो ना हो दूसरी बात, ज़्यादातर पॉपुलर ही होगा, इसमें क्या चीज़ है, इतने हज़ारों सिख मर गए, उसका कुछ ना कुछ तो करें। एंड द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी विल सपोर्ट, वो सपोर्ट करेगी, ये तो मैंने लिखा है कि वो तो खुश होंगे। पता लगा करने वाले कौन से थे, या तो कांग्रेसी थे या गुंडे एलिमेंट हो गए उसमें मारने के लिए। कैसी कैसी बातें हुई, किताब पढ़नी मुश्किल है, 2-3 किताबें लिखी हैं उन लोगों ने इसके ऊपर, मैंने ज़्यादा नहीं टच किया, सिर्फ जो है एक तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन का बताया क्योंकि मैं सुना रात को, और 2-4 और 5-6 बड़ी शर्म की बात, लिख ही नहीं पाता आदमी उस चीज़ को कि ये अपने घर में हो सकता है। एक ज़करिया खान था, गवर्नर था 18वीं सेंचुरी पंजाब में 70, तो उसने जो है हर सिख के ऊपर जो था रिवार्ड रखा हुआ था, किसी सिख के बाल काट के लाएगा इतने पैसे दूंगा, किसी सिख का हेड ला के आएंगे उसको इतने कंबल दूंगा। तो वो जो सिस्टम था, और दूसरी चीज़, कोई सिख को अगर पनाह देगा घर में, उसका लूटना मारना वाजिब होगा। तो यही दिल्ली में हुआ उस वक्त, हमें तो लिखा है किताब में कि ज़करिया खान का टाइम आ गया उस वक्त, और वो भी अपने मुल्क में, और वो भी अपने भाइयों से मरवाया। हो सकता है कि इसमें से कई सिख जो हैं पाकिस्तान से हिंदुओं के साथ आए होंगे, वो मुसलमानों से तो बच गए, यहाँ हिंदुओं ने मार लिया उनको, मरवा दिया, मारना क्या, उनको उनसे मरवा दिया। ओह, कैसे सोच सकते। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। एंड सभी जो देखने वाले हैं, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ें। हिस्ट्री जैसा हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हमेशा वही नहीं होती। हिस्ट्री कई बार बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत अलग होती है। तो खालिस्तान की जो कंस्पिरेसी है, जिसको लेकर के ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, हर किसी को क्लियर पिक्चर नहीं है, किसी बिट्स एंड पीसेस में लोगों ने सुना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये बुक GBS सिद्धू साहब की आप ज़रूर पढ़ें, और देखते रहिए डिफेंसिव ऑफेंस। जय हिंद।